भाई तुम्हारी फिज़िकल की जो बुक है उसके कुछ टॉपिक्स हैं जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, वो टॉपिक्स भी मेरे को क्लियर करवाना है। ठीक है, तो बुक का जो थर्ड लेसन है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन वाला पोर्शन जो है जनरली हमें पता है, ये पोर्शन हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, तो इसी वजह से ये वाला पोर्शन। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम फिज़िकल की बात करते हैं तो फिज़िकल का मतलब हो गया कि हमारे ओवरऑल जो भी हम स्पोर्ट्स वगैरह जो प्ले करते हैं, खेलते हैं, इन स्पोर्ट्स के अंदर एक अच्छा प्लेयर कौन होगा, या एक अच्छा बोल सकते हैं हेल्दी जो पर्सन है, ठीक है, वही एक अच्छा प्लेयर हो सकता है। या फिर बोल सकते हैं कि एक प्लेयर जो है उसको हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लेयर का जो मेन काम है वो क्या है कि उसके अंदर पूरा एक उसका स्टेमिना होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर स्टेमिना, उसके अंदर स्पिरिट होनी चाहिए, एंडोरेंस होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रेंथ उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं एक प्लेयर के अंदर। तो तुम्हारी फिज़िकल की जो बुक है उसके अंदर हम यही पढ़ते हैं कि किस तरह से एक स्पोर्ट्समैन जो है वो पूरी तरह से जो है वो फिट रहे। तो एक फिट रहने के लिए और उसके अंदर अच्छी स्ट्रेंथ होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? डाइट। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? उसकी डाइट है। तो इस चैप्टर के अंदर यही पढ़ने वाले हैं कि एक पर्सन के, नॉर्मल पर्सन भी अगर होता है तो उसके लिए भी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है लाइफ में, और जो स्पोर्ट पर्सन है उसके लिए तो डाइट फिर एक्स्ट्रा हो जाती है। ठीक है, नॉर्मल डाइट की बात करें तो वो तो सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन स्पोर्ट पर्सन के लिए डाइट जो है स्पेशल हो जाती है। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर ये दे रखा है कि किस तरह के न्यूट्रिशंस, किस तरह के न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे डाइट के अंदर होने चाहिए, और कौन सा न्यूट्रिएंट जो है बॉडी के अंदर क्या काम करता है, वो सारा इसके अंदर दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं बैलेंस डाइट क्या चीज़ होती है। ठीक है, बैलेंस डाइट के बारे में अगर बात करें तो यहाँ डेफिनेशन दे रखी है सिंपल सी, दो डेफिनेशन। एक तो डेफिनेशन ये दे रखी है, एक डेफिनेशन ये दे रखी है, दो डेफिनेशन दे रखी है। तो अ डाइट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल इसेंशियल फूड कंस्टिट्यूएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर इज करेक्ट प्रपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ठीक है, हमें पता है कि जनरली हमारे फूड के अंदर 6 टाइप ऑफ इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। हमारे फूड के अंदर 6 टाइप ऑफ इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसके अंदर बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, फैट की, ठीक है, विटामिन्स की, मिनरल्स की, और एक और चीज़ है वाटर। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। तो हमारे खाने के अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि हम जो चीज़ खा रहे हैं उसके अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है कि हम जो फूड लेते हैं वो डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट टाइप से लेते हैं, और डिफरेंट क्वांटिटी और क्वालिटी में भी लेते हैं। होता है डेली दाल और रोटी थोड़ी खाते हैं, कभी ग्रीन वेजिटेबल्स भी खाते हैं, कभी फ्रूट्स भी खाते हैं, कभी और चीज़ भी खाते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें जो हम खा रहे हैं इनसे हमारा न्यूट्रिशन जो है, हमारा न्यूट्रिएंट्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब बैलेंस डाइट का मतलब क्या है कि भाई एक पूरे प्रपोर्शन में, मतलब कि पर्टिकुलर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या कोई भी एनिमल होता है, उसकी बॉडी को एक रिक्वायरमेंट होती है कि कितना रेशो में कितना चीज़ उसकी बॉडी को चाहिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए। ठीक है, तो वो ज़रूरी होता है कि वो कितना प्रपोर्शन बॉडी को चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि हम फूड खा रहे हैं तो फूड के अंदर फैट ही फैट खा रहे हैं, या कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, या प्रोटीन ही प्रोटीन खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ना तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ही तरह का न्यूट्रिएंट्स जो है बॉडी के लिए जो है वो यूज़फुल नहीं है। वो अगर एक ही तरह की चीज़ खाएंगे तो वो हमें क्या करेगा, हार्म करना स्टार्ट कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर ये बॉडी को जो चाहिए वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एक फिक्स प्रोपोर्शन चाहिए जो बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। समझ में आ रहा है? तो इस डेफिनेशन के अंदर ये बोल रहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या बोल रही है? बैलेंस डाइट इज
ये वाला जो पोर्शन बोल रहे हैं, बैलेंस डाइट इज दैट डाइट विच इज कंसिस्टेड ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड इन एक्यूरेट एंड अप्रोप्रिएट क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ठीक है, एक्यूरेट क्वांटिटी में जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो हमारी डाइट के अंदर होने चाहिए, जो प्रपोर्शन एक न्यूट्रिशन का न्यूट्रिएंट्स का होना चाहिए वो हमारी डाइट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो यही क्या है, यही क्या है, बैलेंस डाइट कहलाती है। समझ में आ गया? बैलेंस डाइट तो सिंपल सा क्या हो गया कि हमारे फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो होने चाहिए, एक जो प्रपोर्शन या जो क्वांटिटी हमारी बॉडी को चाहिए वो क्वांटिटी अगर फूड के अंदर है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की, वही क्या है हमारे लिए बैलेंस डाइट है। सिंपल सी बात ये हो गई। नेक्स्ट, अब देखो क्या क्या यहाँ दे रखा है, फॉलोइंग पॉइंट्स आर एसेंशियल टू नोट फॉर बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट की अंदर डेफिनेशन तो हमने देख ली, इसके अलावा क्या चीज़ और होनी चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ देखो, इट मस्ट कंटेन ऑल इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट इन एडुकेट अमाउंट, जितना चाहिए उतने सारे कंस्टिट्यूएंट उतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स सारे होने चाहिए। सेकंड, देयर मस्ट बी डेफिनेट प्रपोर्शन, सेकंड वाला पॉइंट क्या बोला, देयर मस्ट बी डेफिनेट प्रपोर्शन बिटवीन द डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड, बात कर ली हमने। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल इसने दे रखा है कि प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का रेशो क्या होना चाहिए बॉडी के अंदर, 1:4। मतलब अगर 1 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं तो 1 ग्राम फैट बहुत है और 4 ग्राम हमें क्या खाना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। कुकिंग ऑफ फूड इज़ नेसेसरी, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। फूड को जनरली हम क्या करते हैं, कुक कर कर क्यों खाते हैं, फूड को कुक कर कर खाने का रीज़न यही है कि फूड के अंदर जनरली जो माइक्रोब्स हैं या जो जर्म्स वगैरह हैं वो किल हो जाएँ। ठीक है, दूसरा फूड जो है उसको पैलेटेबल बनाया जा सके, पैलेटेबल का मतलब डिलीशियस, स्वाद उसका बढ़ाया जा सके। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक कच्चा आलू खाओ, एक पका हुआ आलू खाओ, दोनों के अंदर क्या होता है, टेस्ट में काफ़ी चेंज आ जाता है। तो इस तरीके से कुकिंग ऑफ फूड इज़ नेसेसरी बिकॉज इट स्टेराइज का मतलब माइक्रोब्स फ्री फूड स्टफ्स एंड मेक इट पैलेटेबल एंड ईजिली डाइजेस्टेबल, ताकि वो स्वादिष्ट भी बन सके और इजीली डाइजेस्टेबल भी हो सके। तो ये बैलेंस डाइट से रिलेटेड कुछ बातें थी जो हमने देखी। क्लियर? मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन, तो डायरेक्ट यहाँ तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखते हैं यहाँ से, द प्रोसेस ऑफ नरिशिंग, स्पेशली द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म assimilates food and use it for growth and replacement of tissue is called nutrition। ठीक है, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन 10th क्लास में पढ़ी थी हमने, द प्रोसेस टू टेक फूड फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। तो वो डेफिनेशन में लिख सकते हैं, वो भी सही है। द प्रोसेस, इसके अंदर क्या दे रखा है, द प्रोसेस ऑफ नरिशिंग स्पेशली द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एसिमुलेट फूड। तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो फूड को इनटेक करते हैं, उसको एसिमुलेट करते हैं और उसका एसिमुलेट करते हैं और बॉडी की क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के अंदर ऐसा नहीं है कि हमने फूड ले लिया, न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स ले लिए और वही क्या हो गया, न्यूट्रिशन हो गया। न्यूट्रिशन के अंदर वो सारी चीज़ें जाएंगी जिसमें हम इंटेक से लेकर उसको डाइजेस्ट भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा 10th क्लास के अंदर जब न्यूट्रिशन वाला टॉपिक था तो उसके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन था और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर फिर हमने डाइजेशन वगैरह भी साथ में पढ़ा था उसके। तो वही चीज़ है। ठीक है, उसको ही रिलेट करके यहाँ चलेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखो दे रखा है प्रोसेस इन विच food consumed is digested, nutrients are absorbed, distributed to the tissue and utilization and waste are disposed of the body। ये सारी प्रोसेस किसके अंदर आती है, न्यूट्रिशन के अंदर आती है। ये सारी प्रोसेस जो है वो न्यूट्रिशन के अंदर आती है। मतलब कहने का मतलब वही इगेशन, सॉरी इंगेशन, डाइजेशन, ठीक है, इंगेशन, डाइजेशन, then absorption, assimilation
और ईगेशन, पढ़ा होगा ना 10th क्लास के अंदर ये सारा। इनगेशन का मतलब फूड इंटेक करना, फिर उसको डाइजेस्ट करना, फिर जो डाइजेस्ट फूड हुआ है उसको एब्जॉर्ब करना, जो वेस्ट है उसको बाहर निकालना ईगेशन, और जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है उसको बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना और फिर उसको यूज़ करना, वो क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। ठीक है, फूड इंटेक करना इनगेशन, फूड को डाइजेस्ट करना डाइजेशन, फूड को एब्जॉर्ब करना एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब फूड को फिर बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना होता है, और जो वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालना इगेशन कहलाता है। और फूड का जो एब्जॉर्ब फूड है उसका जो यूज़ है कहाँ यूज़ होगा, सेल्स और टिश्यूज़ का यूज़ करेंगे, उसको बोलेंगे एसिमिलेशन। ठीक है, सिंपल सा, तो ये सारा दे रखा है। अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की टाइप्स की। न्यूट्रिएंट्स को जनरली मैंने बताया देयर आर 6 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। तो जनरली इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक तो है मैक्रोन्यूट्रिएंट और एक है माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट जिसके अंदर कौन कौन आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, 3 इसके अंदर क्या आते हैं, न्यूट्रिएंट्स आते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर 3 न्यूट्रिएंट्स आएंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। मतलब क्या है मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब क्या है, देखो जनरली जब भी हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट लेते हैं तो क्या इनकी हम सिंपल फॉर्म लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म लेते हैं। ठीक है, जनरली जब भी हम फूड खाते हैं तो हम फैट की, प्रोटीन की या कार्बोहाइड्रेट की हम कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं। मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं और सिंपल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। इसलिए कैसे न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो, बड़े न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको छोटे में कन्वर्ट करना पड़ता है। और माइक्रो की अगर बात करें, माइक्रो की बात करें तो इसके अंदर कौन आएगा, विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन मिनरल्स क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं, क्योंकि विटामिन्स को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मिनरल्स को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसा हम लेते हैं वैसा ही बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्लियर हुआ। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर कौन आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, प्रोटीन आ रहा है, फैट आ रहा है। ठीक है, और कौन आ रहा है, वाटर आ रहा है। वाटर, चलो ठीक है, वाटर को तो नहीं मानते हम, तीनों को मान लेते हैं। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर कौन आ रहा है, मिनरल्स। ठीक है, और कौन आएगा, विटामिन्स। मिनरल्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप आ जाएंगे। क्लियर हुआ। ठीक है, तो बात करते हैं किसकी, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या ऊपर क्या लिखा हुआ है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स constitute the majority of individual's diet. Hence, it can be said that they are taken amount, supply energy and are needed for growth, maintenance, perform activity. They include carbohydrate, protein, fats and water. The explanation of these macronutrients is given below. सबसे पहले बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट क्या है, देखो एक सिंपल सा एक समझते हैं तीनों का काम। कार्बोहाइड्रेट इज अ एनर्जी सोर्स, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, बॉडी में जो एनर्जी देने का काम है किसका है, कार्बोहाइड्रेट का है। प्रोटीन, प्रोटीन का काम क्या है, ये क्या है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। मतलब बॉडी के अंदर जो मसल्स फॉर्मेशन है, मसल्स का जो फॉर्मेशन है, जनरली उन मसल्स फॉर्मेशन में क्या यूज़ आता है, प्रोटीन यूज़ आता है। क्या, कार्बोहाइड्रेट तो यूज़ आ रहा है किसमें, कार्बोहाइड्रेट तो किसमें यूज़ आ रहा है, एनर्जी बनाने में। प्रोटीन किसमें यूज़ आ रहा है, बॉडी बिल्डिंग में, मसल्स बनाने में। ठीक है, तो फैट किसमें यूज़ आएगा, फैट जो है वो क्या यूज़ आएगा, उसका यूज़ क्या होगा। फैट जो है, देखो फैट का बहुत सारा काम है बॉडी के अंदर। जनरली जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट नहीं है बॉडी के अंदर, कार्बोहाइड्रेट कम है, तो बॉडी क्या करती है, फैट से एनर्जी भी बना सकती है। पहली बात, कार्बोहाइड्रेट अगर नहीं है बॉडी के अंदर, कम है, तो फैट से एनर्जी बना सकती है, फैट से मॉलिक्यूल से एनर्जी बनाई जा सकती है। दूसरा, फैट जो है बॉडी के अंदर जो फैट प्रेजेंट है वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, इंसुलेटर का काम करते हैं, बॉडी की हीट को बनाए रखते हैं। बॉडी की हीट को बनाए रखने का काम होता है किसका, फैट का। ठीक है, इसके अलावा हमारी स्किन जो है या हमारी जो बॉडी है उसको स्मूथ बनाए रखते हैं, हमारी स्किन को स्मूथ बनाए रखते हैं, शाइनी बनाए रखते हैं, कौन, फैट।
ठीक है। सपोज करो अगर हम ऑयल, फैट या घी नहीं खाएं तो हमारी स्किन कैसे हो जाएगी, रफ हो जाएगी। स्किन को शाइनिंग प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, फैट का होता है। ये सारी चीज़ें किसकी हैं, ये सारे काम किसके हैं, फैट के। तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी, प्रोटीन मसल्स बिल्डिंग, और फैट जो है वो इंसुलेटर एनर्जी और किसका काम करती है। और इसके अलावा फैट जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, फैट जो है हार्मोन फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है, फैट जो है, ठीक है। अब डिटेल में पढ़ लेते हैं इनको, ये तो एक समरी थी इनकी, डिटेल में इसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट आर मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, दे कंटेन एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट किससे बने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने हैं, ठीक है। दे वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ नेम कार्बोहाइड्रेट मीन्स that they contain carbon. The second part hydra means they contain hydrogen, and third part of name 8 means they contain oxygen. नोट नेसेसरी, ज़्यादा जरूरी नहीं है, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि पहली बात तो क्या हो गई, इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जा रहा है। उसके बाद सेकंड बात यहाँ से याद रखनी है, ये इन कार्बोहाइड्रेट द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एटम टू द ऑक्सीजन एटम इज 2:1। C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है ना। यहाँ रेशियो देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखो कितना है, 1:2 हो गया ना, काटे तो इसको, ठीक है। तो क्या हो गया, 2:1 हो गया ना। हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 1। तो C6H12O6 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या देखा हमने, 2:1 देखा। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है, याद रखना है ये चीज़, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आर एक्चुअली द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑपरेशन इन आवर बॉडी। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कार्बोहाइड्रेट एंड अदर एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूट्रिशन लाइक प्रोटीन एंड फैट। Generally, it is seen the carbohydrate is diet need less amount of water to comparison of protein. अच्छा, अब देखो एक बात याद रखना है, 11th क्लास में पढ़ा होगा, जब बॉडी को एनर्जी लेनी होती है तो किसका यूज़ करती है, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो किसका यूज़ करती है, फैट का। फैट नहीं है तो किसका यूज़ करती है, प्रोटीन का। ये पढ़ा होगा ना आपने, ठीक है। तो जब तीनों से एनर्जी मिल रही है तो कार्बोहाइड्रेट को प्रीफर क्यों किया गया है, बिकॉज ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है उससे एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी इजी होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स है वो कम होती है, तो बॉडी तो उसी का यूज़ करेगी ना एनर्जी बनाने में जिसके अंदर रिक्वायरमेंट्स कम होगी। तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में पानी की ज़रूरत कम पड़ती है। तो यहाँ लिख रखा है कार्बोहाइड्रेट इज इन डाइट नीड लेस अमाउंट ऑफ वाटर। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट अगर ले रहे हैं तो उसमें हम बिना वाटर के, मतलब वाटर की कम वाटर की प्रेजेंस में भी डाइजेस्ट कर पाएंगे, कार्बोहाइड्रेट का यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। देयर आर 2 मेन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब इसी को अगर डिटेल में पढ़ें तो हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स। 3 टाइप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अगर सुना हो तो इनके नाम, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड मतलब सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे ग्लूकोज। डाइसेकेराइड मतलब ग्लूकोज और ग्लूकोज जुड़ गया, 2 यूनिट। पॉलीसेकेराइड का मतलब ग्लूकोज की लंबी चेन, लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज। ये क्या हो गया, पॉलीसेकेराइड। सिंपल सा मीनिंग है क्या हो गया कि पॉलीसेकेराइड जो है वो तो क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड क्या है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। सिंपल सी बात ही है। कॉम्प्लेक्स का मतलब नंबर ऑफ मोनो और डाइसेकेराइड जुड़कर क्या बना रहे हैं, पॉलीसेकेराइड बना रहे हैं, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड मतलब सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। सिंपल सा यही है इसका मीन, ठीक है। तो कौन कौन से सिंपल में आ रहे हैं, जैसे सिंपल के अंदर कौन कौन आ रहे हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज।
ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। ये सब सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, याद रखना। ये सब किस में सोल्यूबल है? वाटर के अंदर। ग्लूकोज का डिब्बा लाते हैं ना, ग्लूकोन डी लाते हैं, ग्लूकोन डी को पानी में डाला, घोला, पी लिया, तो क्या है उसके अंदर? ग्लूकोज है, ठीक है। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म कौन कौन सी होगी? कॉम्प्लेक्स फॉर्म कौन कौन सी होगी? देखो यहां पर ये शुगर, स्टार्च, डेक्स्ट्रीन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये सब क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। मतलब ये क्या है? सब पॉलीसेकेराइड। अगर पूछ ले पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल, तो ये एग्जांपल क्या हो गए? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ठीक है, डेक्स्ट्रीन, ये सब क्या है? किसके एग्जांपल है? पॉलीसेकेराइड के, मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल है, ठीक है। देखो एक चीज याद रखनी है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ना, शुगर, स्टार्च की बात कर रहे हैं, यही आगे जाकर टूट कर क्या बनाते हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब किससे बनते हैं? इन्हीं से बनते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और पॉलीसेकेराइड बोल दे रहे हैं, इसमें क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड होते हैं। दीज आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, टेस्ट में स्वीट नहीं होते हैं। दे आर इनसोल्युबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। दे आर नॉट क्रिस्टलाइन। जनरली जब हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट देखते हैं तो वो पाउडर की फॉर्म में मिलेंगे, क्रिस्टल की फॉर्म में मिलेंगे, पाउडर की फॉर्म में मिलेंगे। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है वो पाउडर की फॉर्म में मिलेंगे हमें, ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलेंगे। जबकि जो पॉलीसेकेराइड या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो हमें इस तरह से पाउडर की फॉर्म में नहीं मिलेंगे, ठीक है। द मेन डिफरेंस बिटवीन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन देयर केमिकल कंपोजिशन। इसके अलावा इनकी केमिकल कंपोजिशन में भी डिफरेंस होगा। एक तो ग्लूकोज है 6,6,H12O6, ये तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो गया, और इसी से जुड़ी हुई बहुत सारी चेन C6H12O6, C6H12O6, इस तरह की बहुत सारी लंबी लंबी चेन बनी हुई है, तो वो पॉलीसेकेराइड हो गया। तो केमिकल स्ट्रक्चर में तो डिफरेंस होगा ही। सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैव स्मॉलर चेन ऑफ केमिकल कंपोजिशन इन कंपेरिजन टू कॉम्प्लेक्स वन। सिंपल सी बात है, सिंपल के अंदर छोटी छोटी चेन होगी, और जबकि कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होगी? लंबी चेन होगी, किसकी? मोनोसेकेराइड की। तो ये कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है हमारा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा ये चीज़। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटीन की। तो ये एक छोटा सा वीडियो था चैप्टर 3 का, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। इजी सा चैप्टर है हमारा, इजी सा टॉपिक भी हमने लिया है। ओके, थैंक यू।